आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। और थोड़ा सा हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें बात की थी कि थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, जिसमें हमने कहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, किसी भी केमिकल का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो भी एनर्जी या हीट एनर्जी की जो स्टडी होती है या उसका जो फ्लो होता है, उसको हम थर्मोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी चेंज है वो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कितना हुआ है। और अगर हम केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये भी थर्मोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही एक यूजफुल इसका यूज है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटीज हैं वो भी हम उस रिएक्शन के दौरान कितनी काम आई, कितनी बनी, वो हम इस थर्मोकेमिस्ट्री से बता सकते हैं। या जो हमें हीट चेंजेस हुए हैं या एनर्जी चेंजेस हुए हैं उसके बिहाफ पर हम बता सकते हैं। साथ में हमने एक और चीज बात की थी कि जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो काम आती है कि हम ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में एक तरह का एक सेल्फ फ्लो होता है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वो अपने आप हो जाता है, स्वतः प्रक्रम जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। और ऐसे प्रोसेसेस जो हमें करवाने पड़ते हैं, जिनके ऊपर हमें वर्क करके उनको करवाना पड़ता है, और उन प्रोसेसेस को हम अस्वतः प्रक्रम या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। इतनी सब बातें जो हैं हम लोगों ने अपने पिछले जो क्लास थी उसमें एक इंट्रोडक्शन के तौर पर थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ी थी। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, और आज बड़े ही पता नहीं शायद बच्चे मुझसे नाराज हैं, इस वजह से आज क्लास नहीं ले रहे हैं। आज कोई भी क्लास नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं खुद को ही पढ़ा देता हूँ आज। तो हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की आगे फर्दर। तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में जब हीट चेंज होता है या हीट एक्सचेंज होता है या हीट में जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं, तो वो जो हीट है वो या तो एब्जॉर्ब हो सकती है सिस्टम के द्वारा, या सिस्टम के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, इवॉल्व किया जा सकता है या दिया जा सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई सिस्टम है, ये मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, और इस सिस्टम को या तो हम हीट दे सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि साहब हमने हीट दी Q प्लस से, और या ये हो सकता है कि इस सिस्टम से हीट निकल जाए, और उसको हम बोलते हैं माइनस Q। तो जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो वहां पर ये जो Q की वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, वो Q की वैल्यू हमेशा, क्योंकि मैंने ये प्लस Q लिखा है, इसका मतलब है आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा होगा, इसीलिए ये वैल्यू क्या होगी, प्लस में होगी। और अगर ये 0 से कम है तो जो Q की वैल्यू होगी वो किस में होगी, वो माइनस में। ठीक है, तो यहां पर जो साइन कन्वेंशन है कि हम इस हीट में पॉजिटिव साइन लगाएं या इस हीट में हम नेगेटिव साइन लगाएं, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उसने हीट एब्जॉर्ब की है या उसने हीट इवॉल्व की है। तो अगर हम ये वाली कंडीशन देखते हैं तो इस कंडीशन के अंदर हीट जो हो रही है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब। और इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मींस हीट निकल रही है। ठीक है, इस वजह से इसको हम नेगेटिव साइन से लेते हैं। और इसी के बेस पर कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट निकल रही है, हम यहां पर एक दो टर्म पढ़ते हैं एक्चुअली। एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट क्या होती है, निकलती है, और एक प्रोसेस पढ़ते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। तो आप यहां पर दोनों प्रोसेसेस को देखो। अब देखो, ये हमारे पास में कोई केमिकल सिस्टम है, और इस केमिकल सिस्टम से हमने क्या दिखाया हुआ है, ये रेड एरो से हमने दिखाया कि हीट बाहर निकल रही है, और हीट बाहर निकल रही है, सराउंडिंग्स में जा रही है। इसका मतलब इसकी हीट क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जो हमारा इनिशियल, अगर हम यहाँ पे इनिशियल हीट
की बात करें कि इनिशियली हीट क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो फाइनल हीट होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। इस सिस्टम की जो इनिशियल हीट है वो ज्यादा है, और जब इसमें से हीट निकल गई तो बाद में हीट जो बचेगी वो क्या होगी, कम बचेगी। और कम अगर बचती है, और अगर आप यहाँ पर हीट एक्सचेंज देखते हो कि हीट में कितना एक्सचेंज हुआ, तो आपको पता है कि फाइनल और यहाँ पर इनिशियल इनिशियल हीट, तो फाइनल क्या है, कम है, इनिशियल क्या है, ज्यादा। तो अगर कम में से ज्यादा को अगर आप यहाँ पर, अब जैसे इनिशियली मान लीजिए कि यहाँ पे ये 100 जूल्स था, और उसने हीट निकाल दिया, और हीट क्या बचा, 40 जूल्स बचा। तो आप यहाँ पर देखो कि 40 माइनस क्या करोगे आप, 100, और 40 माइनस 100 करोगे तो जो टोटल चेंज आया हीट में वो क्या आया, -60 जूल्स। तो ये जो साइन आया माइनस, इसका मतलब क्या है, ये माइनस साइन ये बताता है कि वो रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, इसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं कि जितने भी प्रोसेसेस, देखो हम जितने भी प्रोसेसेस करते हैं थर्मोडायनेमिकली, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ओपन सिस्टम में करते हैं। हमारे सिस्टम क्या होता है, उस समय ओपन होता है, और ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि उसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर हम उस सिस्टम की जो हीट है उसमें अगर चेंज कर रहे हैं तो उसको हमने नाम दिया था एंथैल्पी। तो यहां पर जो एंथैल्पी है, फाइनल एंथैल्पी में जो चेंज हुआ है वो क्या होगा, वो होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर आप प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर दोगे तो टोटल जो एंथैल्पी में जो चेंज आया है या हीट कंटेंट में जो चेंज आया है उसको आप बता सकते हो। और ऐसे प्रोसेसेस में जहां पर ये वैल्यू कैसी आती है, निगेटिव में आती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो ये वाली जो रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी, वो होंगी एक्सोथर्मिक। तो ऐसे प्रोसेसेस जिसमें उस प्रोसेस के दौरान हीट सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाती है या हीट लॉस होता है, क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसीलिए हमने देखो यहां पर भी लिखा हुआ है कि ये जो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी। इस तरह से अगर हम एक दूसरी बात करें कि अगर हमने कोई एक प्रोसेस कराया, वहां पे हमारे पास में ये एक केमिकल सिस्टम है, और इस केमिकल सिस्टम में हमने क्या किया, सराउंडिंग से हीट को ऐड किया। ये यहाँ पर अंदर की तरफ एरो ये बता रहे हैं कि हीट क्या हो रही है, सिस्टम को हम दे रहे हैं सराउंडिंग से। और जब हम इस तरह से हीट इसको प्रोवाइड करेंगे तो हीट क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास में जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, वो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है, इनकी जो हीट है, देखो प्रोडक्ट की हीट क्या है, शुरू में मान लीजिए कि 100 जूल्स है। अब हमने उसको हीट दी, या आप इनवर्ड एरो से या अंदर की तरफ एरो से आप क्या बता रहे हो कि हीट हमने दी, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और हीट अगर हम यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। जो रिएक्टेंट होगा उसकी हीट, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, कि जो रिएक्टेंट है, जो शुरू में जो रिएक्शन है, जब हम शुरू करते हैं उस समय 100 जूल्स है, और बाद में हमने इसको क्या किया, हमने इसको मान लीजिए लेट्स से कि 40 जूल्स एनर्जी दे दी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा उसकी उसकी जो टोटल हीट होगी वो कितनी होगी, 140, क्योंकि 100 + 40। और इस तरह से अगर आप देखोगे तो हमें जो टोटल चेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, +40। तो ये जो हीट एक्सचेंज हुई वो क्या हुई, +40 की हुई। और +40 का मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव में है और हीट जो है वो सिस्टम के द्वारा गेन किया गया है। तो इस तरह के प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जहां पर रिएक्टेंट की हीट प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट की हीट रिएक्टेंट से ज्यादा होती है। ओके तो
नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शंस की, कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। हीट ऑफ रिएक्शन, देखो हम यहां पर इस थर्मोकेमिस्ट्री में दो तरह की चीजें पढ़ेंगे। इस थर्मोकेमिस्ट्री में कौन सी दो तरह की चीजें पढ़ेंगे? देखो एक चीज है तो वो हम पढ़ेंगे जिसमें केमिकल चेंजेस आ रहे होंगे, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, और दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जिसमें फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री तो हमने बात की भी थी कि थर्मोकेमिस्ट्री वो है जो क्या बताती है, या तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट में क्या चेंज हुआ, या फिर जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जहां पर केमिकल वही रहेगा लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाएगी, वहां पर एनर्जी में क्या चेंज हुआ। तो इस तरह से दो प्रोसेसेस में हम यहां पर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम यहां बात कर रहे हैं कुछ केमिकल चेंजेस की, कि केमिकली अगर हम किसी कंपाउंड में चेंज लेकर के आते हैं तो एनर्जी में किस तरह का परिवर्तन होगा। तो एक जो जनरल बात है वो हम सबसे पहले यहां पर पढ़ लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन होगा कि वो अमाउंट ऑफ हीट, अब देखो रिएक्शन होती है तो अभी ये केमिकल रिएक्शन भी दो तरह की हो सकती है ना। क्या हो सकती है? या तो वो रिएक्शन हो सकती है एंडोथर्मिक, और या वो रिएक्शन हो सकती है एक्सोथर्मिक। या तो वहां पर हीट हम प्रोवाइड करेंगे तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या उस रिएक्शन के दौरान हीट क्या होगी? निकलेगी, है ना। तो ये केमिकल चेंजेस जो है वो दो प्रकार के होंगे, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ हीट या तो निकल रही है या उसको हम दे रहे हैं, उस हीट को हम क्या बोलते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन। लेट्स से मान लीजिए कि आपके पास में यहां पर एक केमिकल है ए, और एक दूसरे केमिकल को आप इसमें मिलाते हो बी को, और जब आप इस ए को बी में मिलाते हो तो एक कोई ना कोई यहां पर किसी ना किसी तरह का किसी प्रेशर पर आप करा रहे होगे। लेट से ओपन कंटेनर में हो रहा है तो वो जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेम्परेचर हम लेट से कि हम बोलते हैं कि साहब जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, वो टेम्परेचर हमने लिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, इस ए को इस बी के साथ में मिला दिया। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ए और बी मिलकर के जब सी बनाएंगे तो यहां पर हीट निकल सकती है, जहां पर डेल एच की वैल्यू क्या आ सकती है? निगेटिव आ सकती है। और या फिर ये हो सकता है कि हमको इसे हीट देनी पड़े, तो यहां पर जो डेल एच की वैल्यू है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने पर या तो निकले या एब्जॉर्ब हो, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम Q से डिनोट करेंगे। और ये जो Q है ये दो बातों पे डिपेंड करती है। ये जो Q दो बातों पे क्या डिपेंड करेगी? कि देखो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है इसको हम या तो बोल सकते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज, क्योंकि जब हम इस रिएक्शन को कराएंगे तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। ये तब हम बोलेंगे जब हमने उस रिएक्शन को करवाया हो। कब? जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये हीट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं QV। सो QV का मतलब है वो हीट जो वॉल्यूम को कांस्टेंट करने पर या तो निकली है और या एब्जॉर्ब हुई।
ठीक है। अच्छा, अगर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा तो इस हीट ऑफ रिएक्शन को हम बोलते हैं कि उसकी एंथैल्पी में चेंज हुआ है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं Q एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको यहां पे QP से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम बोलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो QV, या फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज उसको बोलेंगे, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर वो अगर रिएक्शन करवाई गई है तो उसमें जो हीट निकली है या दी गई है उसको हम बोलेंगे QP या फिर एंथैल्पी H। ओके ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? इतना समझ में आया तो यहां पर एक चीज और याद होगी कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या होता है। देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पर जो हमारा फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हीट में चेंज करें और या फिर उसके ऊपर काम करें। यही है ना। तो अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो W हमें पता है, W क्या होता है? W होता है हमारे पास में P डेल्टा V। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम यहां पर परिवर्तन इसको जीरो हो रहा है, तो P डेल V की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी जीरो। तो वर्क यहां पर क्या होता है? जीरो। अगर वर्क यहां पर जीरो हुआ, ये जो वैल्यू है वो अगर जीरो हुई, तो ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये जो QV की जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज होगा? उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज, है ना। इसी वजह से हम इसको क्या करते हैं? एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या लेते हैं? इंटरनल एनर्जी में चेंज। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करें, कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो प्रेशर जब कांस्टेंट रखते हैं तो आप यहां पर देखो कि ये जो P है ये कांस्टेंट है, जीरो नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो P डेल V वाला जो हमारे पास में टर्म है और जो हमारे पास टर्म है ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर क्योंकि सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, जब हम इसको हीट को देंगे तो यहां पर माइनस का साइन जो है आएगा। और एक्चुअली हमें इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता दोबारा दोबारा लिख देता हूं कि डेल यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, सो ये जो क्यू है इसको हम बोलेंगे उस समय क्यूपी। क्यूपी क्यों? क्योंकि प्रेशर को हमने क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। ओके, और माइनस पी डेल वी। माइनस इसलिए क्योंकि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, क्योंकि अंडर प्रेशर जब आप इसको क्या कर रहे हो? हीट प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। वो आपको याद भी होगा कि ये मैंने यहाँ पे पिस्टन लिया हुआ था, यहाँ पर गैस भरी हुई थी और हम इसको यहाँ पर हीट कर रहे थे। इसको हमने यहाँ पर हीट किया, और हीट किया तो जाहिर सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ये जो गैस भरी हुई है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इस गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो ये जब प्रेशर, ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर है तो ये पिस्टन एक फिक्स जगह पर है। लेकिन जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा तो ये इस प्रेशर को क्या करेगा? डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा और ये पिस्टन यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए हमने वॉल्यूम में चेंज किया। ओके, तो सिस्टम के द्वारा काम किया गया, यहां पर सिस्टम ने इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेला है, इसलिए यह जो वर्क है वो हमारा क्या है? वर्क बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम है इसलिए हमने इसको क्या लिया? माइनस में, और ये हमारे पास में है डेल यू। ओके, सो ये हमारे पास में जो क्यूपी की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी डेल यू प्लस, इसको इस तरह लेंगे तो ये पी डेल वी, ये आ जाएगा। ओके, और ये जो QP है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं H।
मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, हम क्या उस टर्म को बोलेंगे, दिस वन, एंथैल्पी। तो हीट ऑफ रिएक्शन आप कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हो या आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पर उस रिएक्शन को करवाया है, उस हिसाब से जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इतनी सी चीज समझ में आ गई कि प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, ओके। अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो, ये जो हमारे पास में डेल एच आया और डेल यू आया, ये जो है ना, ये हमारे पास में एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हमारे पास में वैल्यू आई वो ये आई, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा यू, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, वो आई वैल्यू हमारे पास में डेल्टा एच। और इनके बीच का अगर आप रिलेशन देखना चाहते हो कि क्या रिलेशन है, तो रिलेशन सिंपल है। पहली बात तो ये है कि डेल एच और डेल यू का जो रिलेशन है वो एक बहुत ही रिनाउंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से देख सकते हैं, जो हमने यहां पर ये बताई है, जो ये कहती है कि डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी है ना। और क्योंकि ये प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ये पी रख सकते हैं। ये वॉल्यूम को कांस्टेंट पर रखने को मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर डेल यू वी लिख सकते हैं, है ना। और अगर हम गैसेस की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमें मालूम है कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू होता है एनआरटी। ठीक है ना। और क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा है, तो हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे किसमें, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम में चेंज हुआ, यहां पर मॉलिक्यूल्स इसमें चेंज होगा, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, तो ये इसमें जो है कन्वर्ट हो गया। ये जो डेल्टा एन हमने लिखा है, डेल्टा एन है जो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज होता है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं H2, यहाँ पर हमने लिया O2, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं वाटर। अब वो वाटर हमने बनाया तो यहाँ पर ये लिया 2 और ये 2, तो यहाँ इसके 2 मोल काम आए हाइड्रोजन के, इसका 1 मोल काम आया, टोटल मोल कितने काम आए, 2 + 1 3 मोल्स काम आए, और बने कितने, सिर्फ 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो प्रोडक्ट के मोल्स अलग हैं, रिएक्टेंट के मोल्स अलग हैं, तो मोल्स में कितना परिवर्तन हुआ, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स में कितना परिवर्तन हुआ उस रिएक्शन के दौरान, जो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, वो आप यहाँ पर ये जो डेल एन है वो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इतना चेंज हुए। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो, आप इस इक्वेशन में ये जो पी डेल वी की जो वैल्यू है, ये वाला जो पी डेल वी का जो वैल्यू आया है, इस पी डेल वी के वैल्यू को यहां पुट कर दोगे, और यहां पुट करते ही ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया आपका डेल्टा एच एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू ये इंटरनल एनर्जी वो है जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने ली है, प्लस डेल्टा एन आर टी। तो ये रिलेशन है डेल एच और डेल वी का। जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो हमें पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं। ओके, तो सिंपली आप ये बता सकते हो इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है कि ये जो डेल्टा एन है, ये जो इस इक्वेशन में डेल्टा एन काम आया है, या यहां पर ये जो डेल्टा एन काम आया, ये डेल्टा एन सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होगा और जो गैसेस होंगी उसके लिए अलग होगा। तो ये डेल्टा एन की जो वैल्यू है, इसको अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए देखें, सॉलिड और लिक्विड, और ये है हमारे पास में गैस, तो देखो सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हम लेते हैं तो ये जो वैल्यू है डेल्टा एन की, क्योंकि वहां पे तो मोल्स में चेंज होता नहीं, सेम मोल्स ही रहेंगे,
सॉलिड जितना है उतना ही रहने वाला है, तो इस चेंज को हम नेग्लिजिबल मानते हैं। लेकिन गैसियस स्टेट में जब ये रिएक्शन होती है तो गैसेस के मोल्स बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, तो वहां पे जो डेल्टा एन की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल नहीं मानते, ठीक है ना। तो यहां इस केस में हम इसको बोल देंगे डेल्टा एन की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो सकती है, नेग्लिजिबल। बट गैसेस के केस में ये नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगी। ओके, सो इस तरह से आप ये बता सकते हो रिलेशन। अच्छा, ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो हम यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन जो आपका Q है ना। तो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, पहला फैक्टर ये है कि उसका फिजिकल स्टेट कैसा, जो कंपाउंड आप ले रहे हो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, ऐसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक रिएक्शन करवा रहे हो, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वही ले लेते हैं। ये मैंने हाइड्रोजन लिया, ये मैंने ऑक्सीजन लिया, और इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ में मिला करके और मैंने क्या कर दिया, वाटर बना दिया। दूसरे केस में मैंने हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और वाटर बना दिया। अब आप बोलोगे इसमें क्या अंतर है, यहां मैं इसका हाफ ले लेता हूं, यहां मैं हाफ ले लेता हूं, ताकि मैं यहां पर ये बता सकूं कि हाइड्रोजन का एक ही मोल बन रहा है। तो देखो, ये हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में, ये ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में, और ये जो वाटर बन रहा है ये भी गैसियस फॉर्म में। इस कंडीशन में अगर आप नीचे वाली कंडीशन में देखें तो ये गैसियस फॉर्म में है, यहां ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये जो वाटर बन रहा है ये मान लीजिए कि लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो रिएक्शन होगा, यहां जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी और यहां जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी, तो आप बता सकते हो किसकी ज्यादा है। देखो, यहां एल जो है जब लिक्विड फॉर्म में ये है और यहां गैसियस फॉर्म में है, तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो लेट से कि यहां पर जो एनर्जी निकली है वो निकली है -68 किलो जूल या जूल्स मान लेते हैं, और यहां जो एनर्जी निकलेगी उसको हम मान लेते हैं -57 जूल्स, है ना। ये सिर्फ माना है नहीं, है ना, आर्बिट्री वैल्यूज है, काल्पनिक। तो आप यहां पर एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर तो कम एनर्जी निकली और यहां एनर्जी ज्यादा निकली। क्यों? क्योंकि यहां पर ये बना है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड को जब हम गैस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है जो 11 जूल्स का है वो क्या है, वो ये है कि मैंने इस लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये जो पानी था इसको मैंने भाप बनाया, है ना। तो हम बना क्या रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बन क्या रहा है, किस फिजिकल स्टेट में वो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस हीट ऑफ रिएक्शन का। रिएक्शन वही थी कि हाइड्रोजन ने मिलकर के ऑक्सीजन के साथ में वाटर बनाया, दोनों ही केसेस में, यहां पर भी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के वाटर बनाया, लेकिन एनर्जी दोनों में डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट थी, यहां पर ये गैस फॉर्म में था और ये जो नीचे वाला जो फॉर्म है यहां पर ये लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, एक और चीज है जो अफेक्ट करती है, वो क्या है, फिजिकल स्टेट के साथ साथ कई बार एलोट्रोपिक फॉर्म्स भी होती हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एलोट्रोपिक फॉर्म मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में कार्बन जो है वो दो अलग अलग फॉर्म्स में हो, कार्बन जो है वो डायमंड फॉर्म में हो सकता है, कार्बन आपके पास में ग्रेफाइट फॉर्म में हो सकता है, तो वो है तो कार्बन ही, लेकिन उसका एलोट्रोपिक फॉर्म डिफरेंट है।
और अब हम इस कार्बन को जो डायमंड फॉर्म में है इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, और ये जो ग्रेफाइट फॉर्म में जो कार्बन है इसको हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, और दोनों ही केसेस में ये गैस वाला ऑक्सीजन के साथ हमने इसको ट्रीट कराया। तो ये कार्बन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों ही ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस फॉर्म में बनेंगी। लेकिन ये डायमंड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है और यहाँ पर ग्रेफाइट को हमने कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया है, तो जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो सेम नहीं होगी, वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। यहाँ ये जो वैल्यू आती है वो 97.6 किलो कैलोरीज आती है, और यहाँ जब हम ग्रेफाइट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो -34.3 किलो कैलोरीज वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज क्या बता रही हैं कि हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर जो डायमंड में जो कार्बन जिस तरीके से प्रेजेंट होता है उसको तोड़ने के लिए अलग टाइप की एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ ग्रेफाइट में कार्बन अलग तरीके से कंबाइंड रहता है, इसको तोड़ने के लिए अलग तरह की एनर्जी चाहिए होगी। तो जो हीट ऑफ एनर्जी है या हीट ऑफ रिएक्शन है, जब इस रिएक्शन को हमने करवाया तो इस रिएक्शन के दौरान हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हीट ऑफ रिएक्शन यहां पर बदल जाता है अगर हम एलोट्रोपिक फॉर्म्स चेंज करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में एक और फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। ये भी एक फैक्टर है कि हम उस रिएक्शन को किस तरह से करवा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हम उस रिएक्शन को किस टेम्परेचर पर करवा रहे हैं। ओके, और मान लीजिए कि हमने यहां पर एक कंटेनर लिया, यहां पर हमने दूसरा कंटेनर लिया, यहां हमने कुछ कंपाउंड डाला, सेम कंपाउंड सेम रिएक्शन करवा रहे हैं हम दोनों में। यहां पर हमने ए को बी के साथ में मिलाया और यहां पर भी हमने ए को बी के साथ में मिलाया। यहां पर हमने रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन की, रूम टेम्परेचर पर, और यहां पर रिएक्शन हमने की 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहां टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, इस वाले केस में टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोचो कि जब मैं 100 डिग्री पर इस रिएक्शन को कराऊंगा और यहां पर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर इस रिएक्शन को कराऊंगा, तो मुझे जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा वो तो सेम होगा, लेकिन जो रिएक्शन में जो हीट ऑफ रिएक्शन निकलेगी या रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन मुझे देनी पड़ेगी, मतलब वो रिएक्शन डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो वो क्या सेम होगी, नहीं, वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। और इसको हम किरचॉफ का एक लॉ है, तो वो किरचॉफ का एक इक्वेशन है, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस के। अलग अलग टेम्परेचर पर जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं, इस दो रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं, तो किस तरह से टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंड करती है हमारी हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो किरचॉफ इक्वेशन है उसे हम बोलते हैं कि साहब डेल H2 माइनस डेल H1, मतलब इनिशियल स्टेट में और ये फाइनल स्टेट में क्या परिवर्तन आया इसकी एंथैल्पीज में, इक्वल्स टू पहली कंडीशन में जो हीट कैपेसिटी है अंडर प्रेशर, क्योंकि देखो यहां पर हम Cp ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो ओपन कंटेनर में हो रही है, तो वहां जो हीट हम दे रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं, तो है ना। और यहां पर हम बोलते हैं सब T2 माइनस T1, कि किस टेम्परेचर पर हमने ये हीट प्रोवाइड की, क्योंकि जब हम इसको यहाँ पर हीट दे रहे हैं, शुरू में मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर, मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं, शुरू में इसका टेम्परेचर 25 डिग्री था, फिर मैंने इसको गर्म करके इसका टेम्परेचर को 26 डिग्री कर दिया, या इस टेम्परेचर को मैंने 50 डिग्री कर दिया, या फिर मैंने इसको टेम्परेचर को 70 डिग्री कर दिया। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो पहले टेम्परेचर क्या था, हीट प्रोवाइड करने पर उसका टेम्परेचर क्या हो गया, और ऐसा मैंने किया है तो उसकी एंथैल्पीज में क्या परिवर्तन आया है, ठीक है। ये किरचॉफ लॉ हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ इतना सा समझो कि टेम्परेचर को हम
इस तरीके से किरचॉफ इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अलग अलग टेम्परेचर पर जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट होती। अगर इस रिएक्शन को अगर आपने किस पे किया, ये तो हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके कर लिया। अगर हम इस रिएक्शन को करें, कोई भी रिएक्शन, अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए किया, तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास में हो जाएगी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू वन इक्वल्स टू डेल्टा सी वी माइनस टी टू माइनस टी वन, है ना। तो ये हमारे पास में है एट कांस्टेंट प्रेशर और ये हमारे पास में है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर। तो इस तरह से ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। नहीं, कॉलेज में वो अभी प्रोग्राम अटेंड करना है मुझे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि डिफरेंट फैक्टर्स जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर हमने बताया कि फिजिकल स्टेट पर ये डिपेंड करता है कि क्या फिजिकल स्टेट हमने ली है। दूसरा डिपेंड करता है एलोट्रोपिक फॉर्म हमने किस तरह का यूज किया है उस रिएक्शन में, तो इस बात पर भी ये डिपेंड करता है। तीसरा, ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम किरचॉफ इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों को ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है। और हीट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कि वो रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे की गई है या कांस्टेंट वॉल्यूम पे की गई है। इस बात पर भी तो यहाँ पर हमने फिजिकल स्टेट देखा, एलोट्रोपिक फॉर्म देखा, टेम्परेचर देखा, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि वो रिएक्शन हम कांस्टेंट प्रेशर पे करा रहे हैं या रिएक्शन हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर करा रहे हैं। तो अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम करा रहे हैं तो उसका रिलेशन आपको पता ही है। वो रिलेशन जो है वो डेल एच इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन आर टी, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो ये चार फैक्टर्स हैं टोटल कुल मिलाकर के जिन पर ये डिपेंड करता है, फिजिकल स्टेट, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, टेम्परेचर और कंडीशन, कि उस रिएक्शन को आपने किस कंडीशन में कराया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कराया है या कांस्टेंट प्रेशर कराया है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा हीट ऑफ रिएक्शन है वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि किस तरह से हीट ऑफ रिएक्शन जो है उस वो हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, और साथ में हमने ये देखा कि कौन कौन से जो कंडीशंस हैं जिन पर हम हीट ऑफ रिएक्शंस निकाल सकते हैं, और हमने यहाँ पर जो अलग अलग कंडीशन में हीट ऑफ रिएक्शन का जो रिलेशन आया वो हमने यहाँ पर निकाला, और फिर बाद में बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हीट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, अब जो हम बात करेंगे देखो, मैंने अभी जैसे शुरू में ही कहा था कि जो हमारा थर्मोकेमिस्ट्री है उस थर्मोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट वो जो हमारा केमिकल चेंजेस को लेकर के है और एक पार्ट वो जो हमारा फिजिकल चेंजेस को लेकर के है। तो अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो केमिकल चेंजेस को लेकर के बात कर रहा हूँ। तो केमिकल चेंजेस में सबसे पहले हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाई और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, एक्सोथर्मिक थी, उस बारे में बात की। ओके, और साथ में उस हीट ऑफ रिएक्शन को हमने अलग अलग तरीके से समझा कि वो हीट ऑफ रिएक्शन अलग अलग तरीके से किस तरह से होती है। अब जो हम बात करेंगे, हम अपने इसी केमिकल चेंजेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन वो बात करेंगे अब हम कल, क्योंकि अभी वो कॉन्सेप्ट पूरा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास में 3-4 मिनट रह गए और कोई बालक है भी नहीं अभी।